दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और थोड़ी सी फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों ने अभी इंग्लिश रीडिंग करना शुरू किया है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज का ये जो कहानी सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। और कहानी का टाइटल है माइज़र रामलाल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? माइज़र नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस रामलाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे रामलाल वेंट टू बाय अ कैंडल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक दिन रामलाल गया, गो मतलब जाना है, सेकंड फॉर्म वेंट, गया, टू बाय खरीदने के लिए, अ कैंडल एक मोमबत्ती। और दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि इस वाक्य को इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं पहली वर्ब है ये और सेकंड वर्ब है, और उससे पहले टू का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन रामलाल वेंट टू बाय अ कैंडल, एक दिन रामलाल मोमबत्ती खरीदने के लिए गया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर द प्राइस ऑफ द कैंडल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब होता है पूछना, सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। ही आस्क्ड द शॉपकीपर मतलब दुकानदार। उसने दुकानदार से पूछा द प्राइस ऑफ द कैंडल, मोमबत्ती का दाम। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने दुकानदार से मोमबत्ती का दाम पूछा। द शॉपकीपर रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। द शॉपकीपर रिप्लाइड, दुकानदार ने जवाब दिया। द कॉस्ट ऑफ वन कैंडल इज़ 50 पैसा। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़। तो क्या अर्थ हुआ? और जो कॉस्ट है उसका मतलब होता है कीमत। द कॉस्ट ऑफ वन कैंडल इज़ 50 पैसा। तो उसने क्या जवाब दिया कि एक मोमबत्ती की कीमत 50 पैसे है। रामलाल गेव हिम 1 रुपी। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। रामलाल गेव हिम मतलब उसे, रामलाल ने उसे दिए 1 रुपी, रामलाल ने उसे 1 रुपया दिया। एंड द शॉपकीपर रिटर्न्ड हिम द बैलेंस 50 पैसा इन 5 पैसा कॉइन्स। क्या अर्थ हुआ? एंड द शॉपकीपर रिटर्न हिम। रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, वापस करना, सेकंड फॉर्म में रिटर्न। एंड द शॉपकीपर रिटर्न हिम, और दुकानदार ने उसे लौटा दिए। द बैलेंस का मतलब जो बाकी बचे पैसे थे उसको लौटा दिए। बैलेंस 50 पैसे मतलब जो बाकी बचे 50 पैसे थे वो लौटा दिए। इन 5 पैसा कॉइन्स, 5 पैसा कॉइन्स मतलब 5
के 5 पैसे के सिक्के के रूप में उसको उसने लौटा दिया। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि उस व्यक्ति रामलाल ने दुकानदार को 1 रुपया दिया और शॉपकीपर ने उसको जो बैलेंस थे, मतलब जो 50, क्योंकि जो मोमबत्ती की कीमत थी वो 50 पैसे थी और रामलाल ने उसे 1 रुपया दिया, तो जो बैलेंस 50 पैसे जो बैलेंस था वो दुकानदार ने उसको लौटा दिया। और कैसे लौटाए? इन 5 पैसा कॉइन्स, मतलब 5 पैसे कॉइन्स के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसे 10 5 के जो सिक्के दिए होंगे, 10 पंजे 50 होता है, तो इस तरह से उसने उसके पैसे लौटा दिए। आगे देखिए, When Ramlal reached home, he accidentally dropped one of the 5 पैसा coins। क्या मतलब हुआ when Ramlal reached home? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रीच मतलब होता है पहुंचना और सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। वैन मतलब होता है जब। और दोस्तों ये जो शब्द है ये आप इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में इसका मतलब हो जाएगा कब, और यदि आप इसको अफर्मेटिव वाक्य में यूज़ करेंगे तब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जब। तो क्या अर्थ हुआ? वैन रामलाल रीच्ड होम, जब रामलाल घर पहुँचा, ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड वन ऑफ द 5 पैसा कॉइन्स। दोस्तों एक्सीडेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गलती से, दुर्घटनावश। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। और इसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही एक्सीडेंटली ड्रॉप मतलब गिरा देना, सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉप्ड। ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड वन ऑफ द 5 पैसा कॉइन्स। उसने गलती से 5 पैसे का कॉइन गिरा दिया। चलिए, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब रामलाल घर पहुंचा, ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड वन ऑफ द 5 पैसा कॉइन्स। उसने गलती से वन ऑफ द 5 पैसा, गलती से उसने एक 5 पैसे का सिक्का गिरा दिया। चलिए आगे देखिए, since there was a power failure, he lit the candle to search for it। क्या मतलब हुआ? since, दोस्तों since का मतलब ऐसे जब से होता है और इसका मतलब होता है क्योंकि भी होता है जब आप इसको नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। since क्योंकि देयर वॉज ए पावर फेलियर, वहाँ पर मतलब पावर फेलियर था। पावर फेलियर का मतलब होता है कोई भी बिजली का संकट, मतलब जिसके कारण बिजली कट जाए। फेलियर का मतलब ऐसे विफलता होता है। और पावर फेलियर का मतलब होता है जब कोई किसी भी कारणवश जो बिजली है उसको काटा जाए तो उसको पावर फेलियर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सिंस देयर वॉज ए पावर फेलियर, क्योंकि वहाँ पर पावर फेलियर था, मतलब कि वहाँ जो बिजली थी वो नहीं थी। ही लिट द कैंडल। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, आप सेकंड फॉर्म को नोट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्म है लाइट, LIGHT, जिसका मतलब होता है जलाना। सेकंड फॉर्म है लिट। तो क्या अर्थ हुआ? ही लिट द कैंडल, उसने मोमबत्ती जलाई। टू सर्च फॉर इट, उसे ढूंढने के लिए। चलिए आगे देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, आफ्टर लॉन्ग वाइल मतलब कि कुछ समय के बाद, ही एट लास्ट फाउंड हिज मिसिंग कॉइन। दोस्तों मिसिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लापता, गुमशुदा, खोया हुआ, उसे मिसिंग कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब मिलना, पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। आफ्टर ए लॉन्ग वाइल मतलब एक लंबे समय के बाद। ही एट लास्ट, उसने अंत में, फाउंड पा लिया, हिज मिसिंग कॉइन, अपने खोए हुए सिक्के को उसने ढूंढ लिया, कह सकते हैं उसने अपने खोए हुए सिक्के को पा लिया। बट लेकिन द होल कैंडल, होल मतलब पूरी, लेकिन पूरी मोमबत्ती, हैड बीन कंज्यूम्ड, उसे मतलब कि उपभोग किया जा चुका था। और दोस्तों कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, लेकिन जो पूरी मोमबत्ती थी उसका इस्तेमाल किया जा चुका था बाय देन, तब तक। और दोस्तों यहाँ मैं इस स्ट्रक्चर को आपको बताना चाहूँगा, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है।
एक्टिव पैसिव आपने सुने होंगे या फिर आपने किए भी होंगे यदि आप ग्रामर सीख रहे हैं। और दोस्तों जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का उपभोग करना, इस्तेमाल करना, थर्ड फॉर्म में कंज्यूम्ड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट द होल कैंडल हैड बीन कंज्यूम्ड बाय देन, लेकिन बाय देन मतलब कि तब तक पूरी मोमबत्ती कंज्यूम्ड हो मतलब कि खर्च हो चुकी थी, कह सकते हैं पूरी मोमबत्ती का उपभोग हो चुका था। 10 THUS 10 का मतलब था इस तरह से, इस प्रकार से, इस तरह से। फॉर अ 5 पैसा कोइन, एक 5 पैसे के सिक्के के लिए ही लॉस्ट, और दोस्तों लूज़ मतलब खोना या गंवाना, सेकंड फ्रॉम लॉस्ट, उसने गंवा दिया। अ कैंडल, एक कैंडल को, एक मोमबत्ती को गंवा दिया, वर्थ 50 रुपीज़, जिसकी कीमत 50 पैसे थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस तरह से एक 5 पैसे के सिक्के के लिए उसने एक 50 पैसे की कीमत वाली मोमबत्ती को उसने गंवा दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सुझाव में ज़रूर बताएं जो भी आपका फीडबैक हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, समटाइम आई गेट लॉट ऑफ comments from you guys, sometime you guys asking me that sir how can we improve our English. So today I will just talk to you guys about this. So guys, first of all you need to understand one thing, that if you really want to improve your communication skills, you want to improve your English speaking skills, so the only thing which can help you is that you need to practice, because it is very you can easily understand this thing what I am going to tell you. For example, suppose if you want to improve your writing skills, then you have to write, but if you want to improve your speaking skills, then obviously you have to speak, right? So what you can do, there are multiple activities which you can do. First of all guys, if I talk about a beginner, or if I talk about a person who comes from a Hindi background and wants to learn English, it is very challenging for them. The reason is that because initially when you speak in English you are not confident, because you are not very comfortable, and the reason is that because you have not lot of experience of this language. So what will happen, you will not be able to speak properly, so there will be a lot of hesitation in you and you will feel low confidence. So it's better that when you start as a beginner, you just do some small practices you can do. First of all, start talking to yourself. How can you talk to yourself? Just think in your mind whatever sentence comes to your mind, just try to translate that. And maybe what you can do one more activity, just stand in front of a mirror and just try to talk to yourself, look at yourself in the mirror, and just believe that the person who is there in the mirror is some another boy, and try to talk to that person. And believe me guys, this practice will definitely improve you a lot. And slowly when you start doing this practice, you will feel that you are getting more comfortable, you are getting more confident. And apart from this, when you feel good, you feel comfortable, then start talking to others also. Or maybe if you have your sister, brothers, or anyone who can talk to you in English, just try to speak in English only with that person. Just tell the person that let's talk in English. So what will happen, it will be beneficial for both of you. So my suggestion is to use that. Whenever you get time, just try to practice and try to speak as more as possible, right? This is the only thing which can help you to improve your English communication skills. So guys, that's it for today. If you really enjoyed the session today, then do like this video. And if you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon, so that whenever I upload a new video, you get that notification. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.